हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टेप हिमाचल। प्रीवियस ईयर मेन सीरीज में आज हम जिस टॉपिक से क्वेश्चंस लेने वाले हैं वो टॉपिक्स हैं लेटेस्ट करंट डेवलपमेंट स्कीम्स, इनिशिएटिव्स, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, एग्जांपल स्वच्छ भारत मिशन, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया एक्सेट्रा। और दूसरा टॉपिक है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। इन टॉपिक से क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले ईयर्स में वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का है, व्हाट इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव? Does this initiative have the potential to transform India's manufacturing sector? Explain critically। 2016 में यह पूछा गया था और 8 मार्कर क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन जो हम देखने वाले आज हैं वो है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। ये एक 4 मार्कर क्वेश्चन था जो कि 2018 में पूछा गया था। ये दोनों ही टॉपिक, चाहे वो मेक इन इंडिया हो या फिर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हो, ये आज भी उतने रेलेवेंट है, सिग्निफिकेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों को हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेक इन इंडिया स्कीम की। तो मेक इन इंडिया स्कीम कब लॉन्च हुई थी? मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 में 25 सितंबर को। इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या था या बैकड्रॉप अगर मैं आपको बताऊं मेक इन इंडिया स्कीम के पीछे, तो उस वक्त जो इंडिया का ग्रोथ रेट था वो फॉल कर रहा था, डिक्रीज हो रही थी। साथ ही साथ जो यूथ है हमारा, जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही थी। अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही थी, हमारी यूथ पॉपुलेशन बढ़ रही थी। इस यूथ पॉपुलेशन को जॉब्स देने की जरूरत थी। तो जो यूथ था उसको क्या चाहिए थे? उसको जॉब्स चाहिए थे। और ज्यादा से ज्यादा जॉब्स कहां पर क्रिएट हो सकते थे? वो था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इसलिए मेक इन इंडिया स्कीम को लेकर के आया गया, सो दैट जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो सके, उसमें एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सके, टू एब्जॉर्ब द लेबर फोर्स। तो इस बैकड्रॉप में मेक इन इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया और इसका एम था कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रांसफॉर्म किया जाए, उसको एक कहना चाहिए इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। ना सिर्फ इंडिया की कंपनीज इन्वेस्ट करें ज्यादा से ज्यादा, बल्कि जो फॉरेन कंपनीज हैं वो भी इंडिया में क्या इन्वेस्ट करें और इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करें। तो इस चीज के लिए मेक इन इंडिया स्कीम को लाया गया। इसके क्या टारगेट्स थे वो देखते हैं। जो सबसे पहला टारगेट था वो ये था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमें कितनी ग्रोथ चाहिए थी कि पर एनम 12 to 14% पर एनम ग्रोथ होनी चाहिए हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ये इसका पहला एम था। दूसरा क्या था? शेयर जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इन जीडीपी, मतलब कंट्रीब्यूशन कितना है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में, वो फिलहाल 15 to 16% है। इसको बढ़ाकर कितना करना था? 25%। और थर्ड टारगेट था कि 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स हमें क्रिएट करने हैं। 100 मिलियन मतलब कि 10 करोड़ जॉब्स हमें क्रिएट करने हैं, सो दैट जो भी हमारी नई लेबर फोर्स आ रही है उसको हम जॉब्स प्रोवाइड कर सके। तो इन टारगेट्स के साथ मेक इन इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया था। मेक इन इंडिया क्यों लॉन्च किया गया? उसकी नीड क्या थी, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली नीड इसलिए थी क्योंकि हमारे यहां जो बिजनेस एनवायरनमेंट था वो बहुत अच्छा नहीं था। बिजनेस करने में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती थी। जैसे कि 2014 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक थी दैट वाज 134 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। तो सोचिए कि इंडिया की रैंक कितनी खराब थी, हम कितने पीछे थे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मतलब किसी को अगर इंडिया में बिजनेस शुरू करना है तो उसको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी। सेकेंड रीजन था स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसकी ग्रोथ रेट देखें तो वो हमेशा सिंगल डिजिट में ही रही है, कभी 5%, कभी 4%, कभी 6%। उसका जो कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वो भी कांस्टेंट ही रहा है, लगभग 15 से 16% ही उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन अगर हमें अगर ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना है तो ये जरूरी है
कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक्सपेंड करें, उसका कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वो बढ़ाएं। तो ये बहुत जरूरी था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो ग्रोथ है उसको बढ़ावा मिले। थर्ड रीजन था जॉब क्रिएशन। अब जैसे इसका टारगेट क्या है कि 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो जॉब्स क्रिएशन भी बहुत जरूरी था, क्योंकि एक एस्टीमेट के हिसाब से ये था कि नेक्स्ट डिकेड में, मतलब अप टू 2025 तक हमें कितनी जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी, एटलीस्ट 80 मिलियन जॉब्स हमें क्रिएट करनी पड़ेंगी। 80 मिलियन जॉब्स नीडेड टू बी क्रिएटेड, क्योंकि इतने लोग जो है हमारी वर्कफोर्स में शामिल होने वाले थे 2025 तक। और अगर 2014 में जो ग्रोथ रेट था जीडीपी का, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ हम 30 मिलियन जॉब्स ही क्रिएट कर पाते, तो यानी कि जो 50 मिलियन लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड रह जाते। तो इसलिए जरूरी था कि कोई ऐसी एक स्कीम लेके आई जाए, ऐसा एक इनिशिएटिव लेकर के आया जाए जिससे एडिशनल जॉब्स क्रिएट हो सके। ऑल्टरनेटिव टू चाइना। अब चाइना के आप देख रहे हैं कि बहुत बेलिजरेंस बढ़ रहा था, वो दूसरे देशों पर एग्रेसिव हो रहा था। जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चाइना में, वो भी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि जो लेबर कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है। जो रिस्क है कंपनीज के लिए वो इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि चाइना बहुत एग्रेसिव मोड में है। तो कंपनीज जो थी, बिग कॉर्पोरेट्स थे, वो चाह रहे थे कि अब चाइना को छोड़ करके बाकी देशों में भी इन्वेस्ट हमें करना चाहिए। तो इंडिया को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने के लिए मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया, सो दैट अगर चाइना से कोई कंपनी बाहर निकल के कहीं अपना और मैन्युफैक्चरिंग हब एस्टेब्लिश करना चाहे तो इंडिया जो है उसकी फर्स्ट चॉइस हो। तो इन सारे रीजंस की वजह से मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया के क्या फीचर्स थे? देखिए, मेक इन इंडिया जो है 4 पिलर्स पर बेस्ड है। 4 इंपॉर्टेंट इसकी थीम्स हैं। पहला क्या है? पहला पिलर क्या है? न्यू प्रोसेसेस। न्यू प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि जो भी आज हमारे प्रोसेसेस हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, बहुत डिफिकल्ट हैं समझने के लिए, जिसकी वजह से जो कंपनीज हैं फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज। आपको मान लीजिए रजिस्ट्रेशन करना है, आपको कोई परमिशन लेनी है, या किसी तरह का कुछ और, आपको मान लीजिए टैक्सेशन सिस्टम में भी अगर आपको अपना रिटर्न्स भरने हैं तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। तो न्यू प्रोसेसेस हमें क्रिएट करने हैं जिससे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेस हैं वो सिंप्लीफाइड हो सके। और कहने का मतलब क्या है कि हमें क्या क्रिएट करना है? हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्रिएट करनी है कि लोग प्रोसेस में उलझ के ना रह जाएं, बल्कि ऐसे नए प्रोसेस हमें जनरेट करने हैं, क्रिएट करने हैं जो बहुत ही सिंप्लीफाइड हो, फास्टर हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। सेकंड पिलर क्या था? न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है। हमें स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है अपनी इंडस्ट्रीज को, जिसके लिए सरकार क्या कर रही है? इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाने हैं हमें। फास्टर मींस ऑफ कम्युनिकेशन हमें चाहिए। तो ऐसा सारा हमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती है। तो चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो, चाहे वो आपका डिजिटल सिस्टम क्यों ना हो, ये सब नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत थी। जो थर्ड पिलर है दैट इज न्यू सेक्टर्स। अब हमें ऐसे सेक्टर्स को भी खोलना है जिन पर पहले हम एफडीआई नहीं लेना चाहते थे या उनको प्राइवेट सेक्टर को ओपन नहीं करना चाहते थे, जैसे कि डिफेंस सेक्टर है, रेलवेज है, कंस्ट्रक्शन है। अब ये सेक्टर्स भी सरकार ने ओपन कर दी हैं। यहां प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है और साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। तो ऐसे न्यू सेक्टर्स को खोलने की जरूरत थी। एक न्यू माइंडसेट की जरूरत थी। अभी तक सरकार क्या कर रही थी? रेगुलेशन कर रही थी, एक रेगुलेटर के तौर पे काम कर रही थी। जो ऑफिशियल्स का माइंडसेट था वो ये था कि हमें इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करना है। अब कैसा माइंडसेट लाना है मेक इन इंडिया के बाद? कि हम फैसिलिटेटर हैं, हमें फैसिलिटेट करना है, हमें रुकावट नहीं बनना है, बल्कि हमें एनकरेज करना है, सपोर्ट करना है। तो इस नए माइंडसेट की जरूरत थी। तो ये 4 पिलर्स थे मेक इन इंडिया के। फोकस सेक्टर्स कौन कौन से थे? इसमें 27 सेक्टर्स पर फोकस किया गया था, जिसमें से 15 सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग से आते थे और 12 सेक्टर्स ऐसे थे जो सर्विसेज से आते थे। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसमें जो मेजर सेक्टर्स थे वो थे फूड प्रोसेसिंग,
लेदर सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रेलवेज। तो ये सारे वो सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव भी हैं। अगर आप सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में कौन कौन से सेक्टर थे? ऑब्वियसली आईटी और आईटीईएस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज, जिसमें जो कि इंडिया की आज के दिन पर स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिले, ये सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन सारी सर्विसेज को हम प्रमोट कर रहे थे अंडर द फोकस सेक्टर्स ऑफ मेक इन इंडिया। क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए सरकार के द्वारा जब मेक इन इंडिया लॉन्च किया? तो सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि श्रम सुविधा पोर्टल है, ई-बीज पोर्टल। ये ई-बीज पोर्टल ऐसा था जिसमें एक इंटीग्रेटेड जानकारी मिलती थी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इंटीग्रेट करके उनकी क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, ये सारी जानकारी पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को मिल जाती थी। तो ई-बीज पोर्टल हो गया। उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर सरकार ने लागू किया। टाइमलाइंस दिए गए कि आपको कोई भी अगर आपके पास प्रोजेक्ट अप्रूवल के लिए आता है तो फिक्स टाइमलाइंस में उसको या तो आपको अप्रूव करना है या उसको रिजेक्ट करना है। आप उनको लटका करके नहीं रख सकते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जिसको ओपन किया गया, लिबरलाइज किया गया, ओपन टू एफडीआई। जैसे कि डिफेंस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एफडीआई की जो लिमिट थी वो 49% से बढ़ा करके 74% कर दी गई है। अगर आप बात करें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की तो यहां पे 100% एफडीआई अलाउ कर दी गई है इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए जब मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च की गई, सो दैट मेक इन इंडिया एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सके हमारी इंडस्ट्रीज को, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, सो दैट वो एनकरेज हो कि वो इंडिया में आए और यहां पर जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट करें। कुछ स्कीम्स लागू की गई थी सो दैट मेक इन इंडिया को वो सपोर्ट कर सके, एक सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया। देखिए जब मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो उस मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी भी चाहिए, जैसे कि स्किल्ड लेबर चाहिए, एक डिजिटल इकोसिस्टम चाहिए, अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए। तो ये मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्कीम्स लागू की गई थी। उन स्कीम्स पर एक बार हम नजर मार लेते हैं। जो सबसे पहली स्कीम थी वो थी स्किल इंडिया स्कीम, क्योंकि देखिए स्किल्ड लेबर की हमारे यहां बहुत बड़ी शॉर्टेज है। सिर्फ 2% जो हमारी लेबर फोर्स है वो स्किल्ड है। तो अगर आपको क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो आपको स्किल्ड लेबर फोर्स चाहिए। तो इसलिए स्किल इंडिया स्कीम लॉन्च की गई, जिसका एम यह था कि हर साल लगभग 10 मिलियन लोगों को स्किल किया जाए। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या थी कि अगर मेक इन इंडिया करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स लाने पड़ेंगे। हमें हर छोटे बड़े शहर में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, ऐसी फर्म्स एस्टेब्लिश करनी पड़ेंगी जो जॉब्स क्रिएट कर सके। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम लाई गई, ऐसे एक इकोसिस्टम तैयार करने के लिए जिससे इनोवेशन प्रमोट हो, जिससे स्टार्टअप्स को प्रमोट हो और लार्ज स्केल पे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए। डिजिटल इंडिया स्कीम, डिजिटल इंडिया स्कीम का क्या एम था कि अगर हमें प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करना है तो हमें चीजों को डिजिटाइज करना होगा, ऑटोमेटेड करना होगा, उनको कंप्यूटराइज करना होगा, तभी जो है हम एक फास्टर तौर पर चीजें कर पाएंगे, चीजों को प्रोसेसेस को अपने सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो डिजिटल इंडिया स्कीम लॉन्च की गई इसके लिए। उसके बाद स्मार्ट सिटीज, अब मैन्युफैक्चरिंग हब्स कहां पर क्रिएट हो सकते हैं, सिटीज में क्रिएट हो सकते हैं। तो हमें अब 2-4 शहर नहीं चाहिए थे कि दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता, चेन्नई, हमें अब और भी शहर चाहिए थे, और ऐसे शहर जो कि स्मार्ट हो, जो कि टेक्नोलॉजी एनेबल्ड हो। तो ऐसे 100 शहर हमें क्रिएट करने थे, इसके लिए स्मार्ट इंडिया स्कीम लॉन्च की गई। इसके बाद है अग्नि। अग्नि क्या है, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को प्रमोट करना है तो हमें इनोवेशन को प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि इनोवेशन से ही आप नई क्वालिटी ला पाएंगे, आप ज्यादा एफिशिएंट तरीके से अपने कामों को कर पाएंगे और आप नए प्रोडक्ट्स क्रिएट कर पाएंगे जिनकी डिमांड जो है वो दुनिया भर में हो। तो
उसके लिए एक्सेलरेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडियाज इनोवेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। अब इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो हैं वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत लिए गए। तो अब देखते हैं कि मेक इन इंडिया ने क्या इंपैक्ट किया है या क्या प्रोग्रेस हुई है जब से मेक इन इंडिया लॉन्च हुआ है। तो अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो सबसे पहले आता है इन्वेस्टमेंट में कितना बूस्ट मिला है, कितना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में मेक इन इंडिया आने के बाद। तो 2014 में जब लॉन्च हुई उसके एक साल बाद अगर आप 2015 में देखें तो इंडिया में हाईएस्ट एफडीआई आई थी। 2014 में ये $16 बिलियन थी, ये बढ़ के $36 बिलियन हो गई और इंडिया ने सरपास किया था यूएसए को और चाइना को इन 2015। हाँ, 2015 के बाद थोड़ा जो एफडीआई है वो डिक्रीज होना शुरू हुआ, बट इन्वेस्टमेंट को बूस्ट मिला, एमएसएमईज को बूस्ट मिला, क्योंकि एमएसएमईज के लिए बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, जैसे जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। जीरो डिफेक्ट का मतलब क्या हो, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। जीरो इफेक्ट का मतलब क्या है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हम प्रोडक्शन करें। तो एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर एक ऐसी सेक्टर है जहां पर ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग हमारी लोकेटेड है। यही एमएसएमई जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर है इन दी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी, इन दी एक्सपोर्ट्स। तो एमएसएमईज को प्रमोट करना बहुत जरूरी था अगर हम मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाना चाहते थे। तो एमएसएमईज को बहुत बूस्ट मिला, उनको इजी लोन्स दिए गए, जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके लिए वो क्रिएट हुआ। अभी रिसेंटली जो डेफिनेशन है एमएसएमईज की उसको रिवाइज किया गया है, तो एमएसएमईज को काफी बूस्ट मिला। थर्ड इज अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। जो सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी थी वो इंक्रीज हुई, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के बाद जीएसटी लाया गया, डीमोनेटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई। एक डिजिटल ट्रांजैक्शन को जो है वो फास्टर उसका एडॉप्शन हुआ पूरे देश में। उसके बाद जीएसटी लाया गया, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट हो गया, क्योंकि ये कैसा था, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, पूरा जो जीएसटी का सिस्टम है उसकी जो बैकबोन है वो टेक्नोलॉजी है। तो इस टेक्नोलॉजी ने क्या किया, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाया, चाहे रजिस्ट्रेशन करने का हो, चाहे रिटर्न भरने की बात हो, चाहे उन रिटर्न का असेसमेंट हो, वो सारा कंप्यूटराइज है। तो जीएसटी लाने से, डीमोनेटाइजेशन होने से सिस्टम की जो ट्रांसपेरेंसी है वो इंक्रीज हुई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 में मैंने बताया था कितनी रैंक थी इंडिया की, 134, और आज कितनी है, 63। तो देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक कितनी इंप्रूव हुई है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट इसको देखने को मिला है। बूस्ट टू रिसर्च, आज हमने अपनी स्वदेशी कोवैक्सीन बनाई है, रोटोवैक वैक्सीन हमने बना ली है, 30 इंक्यूबेटर्स और बायोपार्क्स आज फंक्शनल है। तो ये मेक इन इंडिया की देन है कि हमने इतने सारी प्रोग्रेस की है इन दी रिसर्च फील्ड। बट कुछ टारगेट्स हैं जो हमारे मिस हुए हैं। क्या टारगेट्स से क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चाह रहे थे कि हमारे जो ग्रोथ रेट है वो 12 से 14% पर एनम का हो। तो अगर आप बात करें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो 2012 से 2019 तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि हमने डबल डिजिट में ग्रोथ हासिल करी है इन मैन्युफैक्चरिंग। नहीं तो हमारी जो ग्रोथ रही है एवरेज वो 3 से 4% ही रही है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, ना कि 12 से 14%, और ना ही उसका जो शेयर है वो इंक्रीज हो पाया है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो जो एनएसएसओ की पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हुआ था, जो लेटेस्ट था, जो कि पब्लिश हुआ था, बट सरकार ने उसको कहा था कि वो इतना क्रेडिबल नहीं है, उसमें कुछ कमियां हैं, तो सरकार ने उसको ऑफिशियल जो कहना चाहिए एक एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया था। उसके हिसाब से लास्ट 45 ईयर्स में अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट रहा था और ये अराउंड 6.1% था। इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात करें तो 2013-14 में इन्वेस्टमेंट का रेट क्या था, 31.3%। 2018-19 में कितना रह गया, ये 28.6%। और ये डेटा है इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 का।
तो इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज हुआ है 2015 के बाद देखें, अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हुआ है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ भी उतनी हासिल नहीं हो पाई जितनी मेक इन इंडिया चाहता था। तो ये सारी उसकी शॉर्टकमिंग्स रही हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये है कि जो बैंकिंग सेक्टर में क्राइसिस है, जो एनबीएफसीज की प्रॉब्लम है, जो बैंक्स की आज प्रॉब्लम है, हमें उसको रिजॉल्व करना है। क्योंकि अगर हमें इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि बैंक्स जो है वो लोन्स दे पाए। लोन्स देने के लिए जरूरी है कि रेजोल्यूशन हो जो भी एनपीएज हैं। तो बैंकिंग सेक्टर के क्राइसिस को दूर करने की जरूरत है। सेकंड इज लेबर रिफॉर्म्स। अब सरकार लेबर कोड्स लेकर के आ रही है, जरूरी है कि इनको क्या होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन इनका जल्दी से जल्दी हो, सो दैट अगर लेबर कोड्स होंगे तो क्या होगा, जो लेबर लॉज हैं वो सिंप्लीफाई हो जाएंगे और उनका इंटीग्रेशन होगा। जो कंफ्यूजन आज, कॉम्प्लेक्सिटीज जो आज हमारे लेबर लॉज की वजह से है वो दूर होगी। तो इन लेबर कोड्स को जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करवाने की जरूरत है। सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम। अब वर्ल्ड बैंक कहता है कि जो आपका जीएसटी है, वर्ल्ड बैंक सेज इट इज द सेकंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम। पूरी दुनिया में सबसे सेकंड नंबर पे है अगर हम जीएसटी के कॉम्प्लिकेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि आपको जो अपना टैक्सेशन सिस्टम है, खासकर जीएसटी है, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इसमें कुछ मॉडिफिकेशन जरूर होने चाहिए, तभी जो है एक जीएसटी का पूरा पोटेंशियल जो है हम अचीव कर पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे। तो जीएसटी को और सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। अभी लैंड रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन आज के दिन पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को कोई अपना नया प्लांट एस्टेब्लिश करना है तो सबसे पहली जो चीज उसको चाहिए रहेगी वो है लैंड। और लैंड एक्विजिशन जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर आज आपका जो लैंड एक्विजिशन लॉ है, एक तो उसमें जो अमाउंट देना है लोगों को, कंपनसेट करना है, जो कंपनसेशन का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है। तो कंपनसेशन, और दूसरा अप्रूवल, कि कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए जब आप लैंड एक्वायर करें। तो 75%, 85% लोगों का अप्रूवल चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा खिंचता है और बहुत कॉस्टली अफेयर है कंपनीज के लिए। स्किलिंग पीपल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अभी 2% लेबर फोर्स ही हमारी स्किल्ड है, और स्किल इंडिया लॉन्च होने के बाद भी आज भी हमारी जो लेबर फोर्स है वो लार्जली अनस्किल्ड है, इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही है। तो जरूरी है कि हम एक ऐसा स्किल इंडिया को इस तरह से हम मोल्ड करें, इस तरह से उसको मॉडिफाई करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा जो लेबर फोर्स है वो स्किल्ड लेबर फोर्स बने। क्योंकि जब स्किल्ड लेबर फोर्स होगी तभी क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, तभी आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ क्वालिटी भी इंक्रीज होगी। तो एक मिशन मोड में काम करके लोगों को स्किल करने की जरूरत है। और जो लास्ट चीज करनी है वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। देखिए, जब भी कोई प्लांट एस्टेब्लिश होगा तो वो कहां पे होगा, वो हमारे किसी ना किसी स्टेट में एस्टेब्लिश होगा। तो ये जरूरी है कि स्टेट्स भी साथ मिलकर के काम करें। अब हर स्टेट जो है वो अलग डेवलपमेंट लेवल पर है। अगर आप बात करें यूपी की तो वो अलग डेवलपमेंट लेवल पर है। अगर आप बात करें तमिलनाडु की तो वो अलग डेवलपमेंट लेवल पर है। तो आपको इंसेंटिवाइज करना है, इन सब स्टेट्स को एट पार लेकर के आना है और उनको इंसेंटिवाइज करिए कि वो भी मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने से, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रमोट करने से मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव नहीं होगी। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पे रहेगा। जो एजुकेशन सिस्टम है वो किसके हाथ में है, वो भी स्टेट्स के हाथ में है। हेल्थ केयर सिस्टम किसके हाथ में है, वो स्टेट्स के हाथ में है। तो ऐसी इलेक्ट्रिसिटी किसके हाथ में है, वो स्टेट्स के हाथ में। तो ये सब चीजें भी क्या करती हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करेंगी। अगर हम मान लीजिए यूपी के किसी दूर दराज इलाके में कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एस्टेब्लिश होना है और मान लीजिए ना हम वहां पर स्कूल है, ना वहां पर कोई एजुकेशन का सिस्टम है, ना वहां पर बिजली आती है, तो वहां जो एम्प्लॉयज रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे, वो कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि ये सारा जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके क्रिएशन में स्टेट्स की सहायता ली जाए। तो उसके लिए जरूरी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना।
तो ये थी बात मेक इन इंडिया की। तो मेक इन इंडिया का हमने इन एंड आउट पूरा एनालिसिस कर लिया है। अब हम बात करेंगे अपने जो सेकंड टारगेट क्वेश्चन है, जो कि नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के बारे में। तो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी कब लॉन्च हुई थी? इट वाज लॉन्च्ड इन 2011 बाय डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। इसने 2011 में लॉन्च किया था। इसका एम क्या था? इसका एम यही था, प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर so that its share can be increased to 25% in GDP। जीडीपी में जो इनका कंट्रीब्यूशन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उसको 16% से 25% करना था और 100 मिलियन एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने थे बाय 2022। और जो इसकी मेजर इंस्ट्रूमेंटेलिटी होने वाली थी वो था NIMZ। NIMZ क्या है? नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन्स। इसके थ्रू हम इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे थे और ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाह रहे थे। NIMZ के बारे में बात करेंगे, पहले NMP के बारे में बात कर लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला ऑब्जेक्टिव था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ है वो 12 to 14% होनी चाहिए, सो दैट हम इसके शेयर को इंक्रीज कर पाए फ्रॉम 16% टू 25%। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या था? एडिशनल जॉब्स क्रिएट करना। कितने एडिशनल जॉब्स क्रिएट करने थे? 100 मिलियन, और वो टाइम पीरियड क्या था? बाय 2022 तक। थर्ड ऑब्जेक्टिव था कि स्किल करना है। किसको स्किल करना है? जो भी हमारे माइग्रेंट लेबर्स आते हैं, क्योंकि यही जो लेबर फोर्स है, जो माइग्रेंट्स हैं, यही मेजरली काम करते हैं एज लेबरर्स इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स हैं, चाहे वो अर्बन पुअर हैं, इनको स्किल करना था, क्योंकि इनको स्किल किए बिना क्या नहीं हो सकता? इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल नहीं हो सकती। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रमोट करके हम इंक्लूसिव ग्रोथ हासिल करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि वैल्यू एडिशन हो, वैल्यू क्रिएट करें हम, टेक्नोलॉजी इंसेंटिव प्रोडक्ट्स भी हम क्रिएट करें, टेक्नोलॉजी की डेप्थ जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट भी एक मेजर ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एनहेंस द कॉम्पिटिटिवनेस। तो हम अपने जो भी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनकी क्वालिटी भी इंप्रूव होनी चाहिए और जो उनकी कॉस्ट है वो रिड्यूस होनी चाहिए, तभी वो इंटरनेशनल मार्केट में बाकी देशों के प्रोडक्ट से क्या कर पाएंगे? कॉम्पीट कर पाएंगे। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव था वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ। हम मैन्युफैक्चरिंग तो करें बट इन एन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर। ये सारे ऑब्जेक्टिव थे नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के। अब इसकी फीचर्स क्या हैं उनके बारे में बात करते हैं। जो सबसे पहला फीचर है वो यही है कि ये इंक्रीज करना चाहता है जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फ्रॉम 16 टू 25%। सेकेंड इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड स्किल अपग्रेडेशन। जो भी हमारे एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उसको रेजुविनेट किया जाए, सो दैट वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके स्मॉल टाउन्स में या फिर हमारे जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं उनमें। और जो लोग ऑलरेडी स्किल्ड हैं उनको स्किल अपग्रेडेशन करना है, क्योंकि जो इंडस्ट्री की नीड है वो चेंज होती जा रही है, तो इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स मिल सके। ये इसका सेकंड फीचर है। थर्ड फीचर क्या है? रैशनलाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ बिजनेस रेगुलेशन। ये मतलब किस पे हमें काम करना है? हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम करना है। फोर्थ इज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है उसके लिए टेक्नोलॉजी एडॉप्शन बहुत जरूरी है, खासकर एमएसएमई सेक्टर में। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो भी स्टेट्स हैं वो फॉर्म करेंगे
स्पेशल पर्पस व्हीकल टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी बनाई है, इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए हर स्टेट अपने अपने स्टेट में क्या करेगा, एक स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है वो क्रिएट करेगा, सो दैट इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जा सके। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हमें करना है तो वो हम किसमें करेंगे, पीपीपी मोड में करेंगे, और उसको सपोर्ट करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। इजी लोन्स मिलेंगे, क्लियरेंसेस को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। तो ये सारे फीचर्स हैं नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के। अब जो इसकी मेजर इंस्ट्रूमेंटैलिटी है वो है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन क्या है, ये इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तो ये कैसी टाउनशिप्स हैं, एक पूरा टाउन बनेगा और उस टाउन में क्या होगा, इंडस्ट्री लगेगी, और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये सब भी बनेंगे। तो लोगों को उसके बाहर जाने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेटेड तौर पर सब कुछ आपको मिलेगा। तो इंडस्ट्रीज को जो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इकोसिस्टम हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हो, वो सब उनको दी जाएंगी। साथ ही साथ जो वहां पर लोग काम करेंगे उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, उनके एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर्स वगैरह, वो सब भी उसमें क्रिएट किए जाएंगे। तो एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप जो है वो डेवलप होंगी, और इनका मेजर एम क्या है कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, एडिशनल जॉब्स क्रिएट करना। एक रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का, जिनका मेजर पर्पस क्या है, एक्सपोर्ट प्रमोशन। SEZ किस पे काम करते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन पर, जबकि जो NIMZ का मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है इन्वेस्टमेंट प्रमोट करना और जॉब्स क्रिएट करना। तो NIMZ और SEZ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, जो NIMZ हैं वो नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के तहत एस्टेब्लिश हुए हैं, जबकि SEZ एक्ट 2005 के अंडर जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। NIMZ का एरिया कितना होगा, वो होगा लगभग 5000 हेक्टेयर का, मतलब ये बहुत बड़े टाउनशिप जो है वो डेवलप होंगी। जो साइज है SEZ का वो वेरी करता है 10 हेक्टेयर से लेकर के 1000 हेक्टेयर तक। तो SEZ जो होंगे वो छोटे हैं NIMZ से। जो इनकम टैक्स एग्जम्पशन है NIMZ में वो सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा, जबकि SEZ में सभी को मिलता है। 100% टैक्स एग्जम्पशन मिलता है इन द इनिशियल 5 इयर्स, और उसके बाद 50% फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। जो एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट गाइडलाइंस हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करेंगी इन NIMZ, और SEZ में ये गाइडलाइंस कौन देता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है NIMZ और SEZ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये जो इकोनॉमी की प्रीवियस ईयर मेन सीरीज थी, इसके थ्रू आपने जाना कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किन किन टॉपिक से पूछे गए हैं, साथ में आपको क्या मिला कि अब जो भी आगे इन टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसके लिए जो आपको कंटेंट चाहिए था वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है। तो मुझे आशा है कि आपको जो है ये सीरीज पसंद आई होगी और ये हेल्पफुल होगी आपकी तैयारी में, आपकी प्रिपरेशन में, जो भी लोग मेंस लिख रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।